ओके तो देखिए बेटा, आज का क्वेश्चन जो है, रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। तो उसने बोला है कि व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर हमसे देखा जाए तो R1 की वैल्यू दी गई है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। हमें R2 और R3 की वैल्यू पूछी गई है। अब Rn इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, R1 इंटू एन का स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि R1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब R1 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5.3 मल्टीप्लाई बाय 4 देखो कितना होता, कितना हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 4, 21.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। चलो R3 निकालो। इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5.3 27.7, पक्का 47.7। चेक करें सब लोग, ये आ गया आंसर। चिल्लर क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी। ये तो हो चुका है ये वाला तो। ये भी हो चुका है। अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, मेरे को लगा 2-3 क्वेश्चन है मगर वो रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। नोट्स में डाला जो मैंने, एडिट करना पड़ेगा उनको। चलो हो गया आपका, लिखो जल्दी। अब जाएंगे हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब प्रोबेबली कल तक के हमारा, कल तो तुम्हारा टेस्ट है ना, परसों टेस्ट डाला हुआ है। परसों फिर मैं लेक्चर लूँगा, टेस्ट के पहले या बाद में, दोनों में से किसी एक में मैं लेक्चर लूँगा अपना। चलता क्या, चला नहीं चाहिए तुमसे ये पूछ छोड़ेगा चलता कि नहीं चलता न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो गया। ओके जल्दी लिखो। द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जब क्या नाम था वो, स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं, क्या नाम था वो टॉपिक का, स्पेक्ट्रल सीरीज नहीं, 12.3 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब मैंने टॉपिक लिया था, इट वाज टाइटल नंबर 12.3। तो उसमें हम लोग ने स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में पढ़े थे 12.3.1। उसी के अंदर आपको एक चीज़ बताया था, एम्पेरिकली मतलब क्या होता है, मतलब जो एक अजम्पशन लेकर आप रेशियोज लेकर सॉल्व करते हैं, मतलब प्रॉपरली डिराइव्ड फार्मूला नहीं होता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा, आपने रोटेशनल मोशन पढ़े होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग ने कॉन्सेप्ट निकाले थे, जैसा है ना। जैसे हम बोलेंगे कि भैया देखो डिस्टेंस ऑफ पोजीशन, जैसा हम लोग ने देखा कि एक मास है m1, दूसरा मास है m2। ओके, m2 ज़्यादा वजनदार है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया देखो ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है R2,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r1 है ना, सेंटर ऑफ मास। हमने कहा था जितना मास कम रहेगा, जितना मास कम रहेगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास उतना ज़्यादा रहेगा, है ना। तो मैंने इस तरह से एक फॉर्मूला बनाया था, मैंने लिखा था m इंटू आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो फिर भाई m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। फिर आपने उसको आगे डिराइव करके r2 इज इक्वल्स टू m1 r अपॉन m1 प्लस m2 करके अपन ने ये फॉर्मूला बनाए थे, है ना। देखो ये जो फॉर्मूला था ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला था। आपने क्या देखे बस, हाँ क्या है, आपने प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में देखे। बोले प्रोपोर्शनैलिटी का कैसा, कि आपको मालूम था भाई कि जितना मास ज़्यादा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास उतना कम। फिर आपने दो कंडीशन के रेशियो लिए और रेशियो लेकर आपने ये फॉर्मूला बनाए। जबरपास उसी तरह से कुछ आपका बनाया गया था बाल्मर का एम्पेरिकल फॉर्मूला। बाल्मर का जो नहीं अपन ने फॉर्मूला देखे 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/p² माइनस 1/n²। तो बाल्मर का जो फॉर्मूला था वो इसी तरह से कोई एम्पेरिकल मेथड से बनाया गया था। वो इन डिटेल हमें बताया नहीं गया कि एग्जैक्ट क्या मेथड था, वो हमारे लिए डायरेक्ट वो चीज़ हमारे सामने आई, मगर वो फॉर्मूला था, है ना, जो बाल्मर साहब ने एम्पेरिकली, मतलब प्रॉपर डेरिवेशन के साथ नहीं, एक एम्पेरिकल मेथड के साथ, एक अजम्पशन के बाद, हाँ ये इस पर ये डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली है, ये इन्वर्सली है, फिर बाद कुछ रेशियो लिए होंगे उन्होंने और करा के फिर वो फॉर्मूला वहाँ पर तैयार हुआ। अब ऐसा है कि जैसा हमने कहा कि वो एक प्रॉपरली डिराइव फॉर्मूला नहीं था। बाद में क्या हुआ, अब नील बोर साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। अगर आप पूरी जर्नी को देखेंगे, पहले जे थॉमसन साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जैसी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, एटम, भैया एटम ऐसा ऐसा होता है, मगर वो बहुत बुरी तरह फेलियर हुआ। फिर रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, अब बेस्ड ऑन प्लानिटरी मोशन उन्होंने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, मगर बहुत सारे उनसे सवालात पूछे गए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, 2 सवाल थे मेन, तो वो बता नहीं पाए थे, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक माना गया उनके मॉडल का ये। फिर आया तीसरा, है ना, आपके नील बोर साहब जो उनके एसोसिएट, तो भाई वो उन्होंने क्या करे, भाई वो जो थे उसके पीछे की प्रॉपर रीजंस क्या थे, उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स के जरिए बताया कि देखो ये ऐसा रीज़न है, मैथमेटिकली ये रीज़न है, मैथमेटिकली ये रीज़न है ना। इस वजह से क्या होता है कि उनका ऑर्बिट स्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ जो एनर्जी लिबरेट होती है वो स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में होती है, उसका प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। ओ लिख, ठीक है, समझ में आया। अब चलो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन तो दिया, बाद में एक और, जैसे उसको कई सारे प्रूफ चाहिए होते हैं ना कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो बाल्मर साहब ने एम्पेरिकली एक फॉर्मूला जनरेट किया था, उससे हमें कुछ वेवलेंथ्स मिलते थे अलग अलग सीरीज़ के, लाइमन सीरीज़ के, है ना, बाल्मर सीरीज़, पैस्टन सीरीज़ के अलग अलग वेवलेंथ्स हम लोग मिलते थे। सिमिलर टू दैट मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया जो बाल्मर सीरीज़ जो होता है हमको तो मालूम है कि वो फॉर्मूला सही है, तो बोले भैया ये अपन, अब जो बोर साहब बोल रहे हैं ना, तो बोर साहब ने जो बोर्स का जो पोस्टुलेट था, थर्ड पोस्टुलेट, तो अगर मैं थर्ड पोस्टुलेट को फॉलो करके चलूँ तो क्या वो फॉर्मूला जनरेट हो सकता है, क्या एग्जैक्ट वो वैल्यूज आ सकती है जो अपन ने बाल्मर के सीरीज़ में, लाइमन के सीरीज़ में प्रैक्टिकली उन्होंने जो ऑब्जर्व करके उन्होंने जो कैलकुलेट की थी, इनके थ्रू अगर देखा जाए, इनके पोस्टुलेट्स के थ्रू, इनके साइंस के थ्रू, इनके नॉलेज के थ्रू अगर अपन कैलकुलेट करना चाहे तो क्या वो सही आएगा। तो चलिए हम लोग वो चेक करते हैं कैसा। तो अब देखो कैसा है कि जैसा कि हम लोग ने कहा कि अगर मैं थर्ड पोस्टुलेट पे ध्यान दूं, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट, तो हमारे थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डेंस में ये कहा गया, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी nth ऑर्बिट से अंदर के pth ऑर्बिट पे जंप करता है तो इट एमिट्स अ फोटोन whose energy can be represented as h nu is equals to En minus Ep, है ना, En minus Ep, ये एनर्जी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट कैसे दी जाती है, हाँ बोर्स ऑर्बिट, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, En इज इक्वल्स टू माइनस me रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। देखो एक बार चेक करो सही है क्या,
अरे एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, -me8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। सही है, चलो तो भैया हाँ तो हमने ये देखा कि भाई ये जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और फिर मैं बोलूँगा अगर ऐसी बात है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pth ऑर्बिट क्या रहेगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pth ऑर्बिट -me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर p स्क्वायर h स्क्वायर, -me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर p स्क्वायर h स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर h nu इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू डालूंगा मैं En की जगह -me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और फिर बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो डाल देता हूँ अभी का मैं, तो -me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर p स्क्वायर h स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देयरफॉर h nu इज इक्वल्स टू me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर p स्क्वायर h स्क्वायर, me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या करूँगा? देयरफॉर h nu इज इक्वल्स टू, कॉमन चीज़ों को बाहर निकालूंगा, me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, इन ब्रैकेट हमारे पास क्या रह जाएगा? 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो है पहला फॉर्मूला जनरेट हुआ, जिस फॉर्मूले को मैं कहूँगा यहाँ पर ये रेडबर्ग्स फॉर्मूला, ये इक्वेशन को आप कहते हैं रेडबर्ग्स फॉर्मूला, रेडबर्ग्स फॉर्मूला। तो भैया अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे जंप करता है तो उसका एनर्जी जो लिबरेट होगा, उसका फोटोन एनर्जी क्या होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला था। अब इसी रेडबर्ग के फॉर्मूले को और भी ज़्यादा आगे जाके फिर मॉडिफाई किया गया है ना। तो चलो रेडबर्ग फॉर्मूले को और मॉडिफाई करेंगे। आप hc/λ लिख सकते हैं, नू को, नू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन? c/λ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? hc/λ me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। h और c को इधर ले लो, h और c को इधर ले लो, तो 1/λ इज इक्वल्स टू me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, सॉरी हाँ h क्यूब हो जाएगा, तो c टाइम्स ऑफ h क्यूब बोल सकता हूँ मैं। h स्क्वायर पहले से था, उसमें आ गया h क्यूब और c भी जुड़ गया उसके आगे, 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ों की जब मैं वैल्यू डालता हूँ me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ch क्यूब। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना ज़रा, मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या लिखा बता दे रहा हूँ कि देखो जब ये वैल्यूज डाल के सॉल्व की गई तो आंसर आया 1.03 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, है ना। ये आया वैल्यू आया। अच्छा देखो ये वैल्यू किसने डिराइव किया? नील बोर ने, है ना, यहाँ रेडबर्ग्स ने, सॉरी रेडबर्ग्स ने क्या, है ना, ये रेडबर्ग ने ये वैल्यू को डिराइव किया यूजिंग नील बोर प्लैंक्स, जो मतलब नील बोर का जो हाइपोथेसिस था उसका इस्तेमाल करके रेडबर्ग साहब ने ये फॉर्मूला डिराइव किया 1.03, सॉरी आई एम गेटिंग रॉन्ग, नो सॉरी, नील बोर ने ये फॉर्मूला डिराइव किया 1.03 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अब ऐसा है कि अगर हम लोग देखेंगे कि रेडबर्ग ने जो कैलकुलेट किया, रेडबर्ग का जो एक्चुअल वैल्यू आया था, कांस्टेंट वैल्यू आया था, वो कितना था? 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 1.09 पकड़ लो अभी का, तो 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो अब इसमें और इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज, मतलब उसके अंदर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मतलब इससे ये साबित होता है कि भैया ये जो आपके नील बोर साहब ने एटॉमिक थ्योरी का जो पॉस्टुलेट दिया है वो गलत नहीं है, क्योंकि इससे भी जो अपन उसके थ्रू, अब भाई ये थर्ड पॉस्टुलेट के जरिए आया ना, ये सब, ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ? थर्ड पॉस्टुलेट से, है ना। तो भैया वो बिल्कुल सही है। अब ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब भाई बता दूं मैं, स्टेट बोर्ड में डायरेक्टली इसको कहा गया है 1.09, इसकी वैल्यू को डायरेक्टली स्टेट बोर्ड में कहा गया, क्योंकि स्टेट बोर्ड क्या इतिहास के साथ नहीं चल रहा, वो थोड़ा सा बस टॉपिक है, उसको निपटाना है। तो भैया वहां पर कैसा है कि इसमें डायरेक्टली बता दिया कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, जिसको आप कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं
और 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारा वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ना। वैसे तो ये देखा जाए तो ये फॉर्मूला क्या है, बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये क्या है, बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला, मगर वही फॉर्मूले को हमने डिराइव किए इस बार। इंपेरिकली सॉल्व किए क्या अपन ने, नहीं, प्रॉपर डेरिवेशन के साथ अपन ने सॉल्व किए और अपन ने उसको डिराइव करके बताया बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूले को। ठीक है, आया समझ में। तो आपको डेरिवेशन आ सकता है इसका बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, है ना। अब देखो यहाँ से फिर हम लोग अलग अलग सीरीज को फिर से पढ़ना चालू करेंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्टन सीरीज, वो वापस से है स्टडीज की यहाँ पर। ठीक है, आप लिख लो, पहले नोट कर लो ये सारी चीजें। तो देखिए बेटा यहां पर अब ये दिख रहा नहीं क्या, हाँ क्या है, 2 3 4 5 6 7 क्या, ये 6 लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अपन है ना थोड़ा बाद में डिस्कस करते, ये बहुत गंभीर विषय है ना करते अपन बाद में डिस्कस, है ना। तो अब देखो कैसा है, अब अपना अगला टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम एंड डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखो ये बेटा कैसा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये सिर्फ डायग्राम पूछ सकता है, एनर्जी लेवल डायग्राम विद स्पेक्ट्रल लाइंस। इससे पहले जो आपको बताया था एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने, एनर्जी लेवल्स करके, वो ओनली द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें स्पेक्ट्रल, बेटा इधर ध्यान दो, आपको वैसे ही कुछ नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसमें वो स्पेक्ट्रल लाइंस मेंशन नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ अपन ने एनर्जी के लेवल्स बताए थे, है ना। अपन ने एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब किए थे कि हमने देखा था एब्सोल्यूट वैल्यू तो नीचे इंक्रीज होती, मगर आप देखेंगे कि लोवेस्ट लेवल पे एनर्जी नेगेटिव साइन की वजह से आप देखेंगे सबसे लोवेस्ट एनर्जी होती है, इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, इसे आयन आपने एक्साइटेड स्टेट, और सबसे आखिरी में आयोनाइज स्टेट कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी देखा था, बोर्ड एग्जाम में उसको नहीं दिया है, बोर्ड बुक में एनर्जी लेवल को अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है। बोर्ड में क्या किया गया है, इसी के साथ मिलाकर दे दिया उसने कि एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर ही स्पेक्ट्रल सीरीज को भी उसने समझा दिया, है ना। अपन ने क्या देखा अलग से कि एनर्जी, अपन के पूरा इतिहास के साथ चलते आ रहे हैं ना, कि अपने को मालूम है एटम का एनर्जी लेवल ऐसा ऐसा पता चला कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतना होता, सेकंड ऑर्बिट में होता, थर्ड ऑर्बिट में इतना होता, ये होता। फिर बाद में, है ना, नील बोर साहब ने क्या करे, फिर बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला को डिराइव किए। अब बाद में नील बोर साहब उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ यूजिंग एनर्जी लेवल डायग्राम। वो जो लाइमन सीरीज की अलग अलग वेवलेंथ निकले थे वो कहाँ से निकले थे, वही है, मतलब वही बात को घिसा गया वापस से, सेम बात है वापस से दोहराई गई वहाँ पे। कि अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि लाइमन सीरीज कैसे जनरेट हुआ, है ना, लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में हम लोग ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट, आउटर किसी शेल से इनर शेल पे जंप करता है। कौन से शेल पे, फर्स्ट शेल पे, यानी P की वैल्यू यहाँ पर लगातार क्या रहती है, 1, और n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर आपने नोटिस किया था जब मैंने सीरीज को समझाया था तो मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बोला था कि आउटर शेल से इनर शेल पे जंप कर रहा है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, है ना। मैंने कहा था कि लाइमन सीरीज ने ये फॉर्मूले के जरिए लाइमन ने आपके वेवलेंथ को रेडिएट किया, क्योंकि तब तक के थर्ड पोस्टुलेट का जन्म नहीं हुआ था, उनको उसका वो कैलकुलेट करने का मेथड उनका कुछ और था, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि लाइमन सीरीज ने नील बोर साहब ने समझाया कि देखो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, बाहर की किसी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, तो अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करता है। वो अलग अलग वेवलेंथ की, जैसे यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो अलग वेवलेंथ रहेगी, यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो अलग वेवलेंथ रहेगी, यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो अलग वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो अलग वेवलेंथ, बाहर से अलग जंप करेगा तो अलग वेवलेंथ। तो अलग अलग वेवलेंथ की आपकी क्या रेडिएशन इमिट करता है, जो सारे के सारे वो कौन से रीजन में आते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में आते हैं, है ना। सारे के सारे कौन से रेज रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं। तो ये सीरीज हो गई ना वेवलेंथ की, ये वेवलेंथ की क्या हो गई, सीरीज हो गई, है ना। तो अब हम लोग कहेंगे ठीक है, ये सीरीज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की आ गई, इसीलिए उसका नाम क्या दिया, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी बाहर के ऑर्बिट से कहाँ जंप करता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे।
तो फिर उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, है ना। अब n स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कि कोई भी नंबर हो सकता, 1 की वैल्यू तो फिक्स है ना, p की वैल्यू, मगर n की वैल्यू कोई फिक्स है क्या, नहीं, कुछ भी हो सकता है। और ये आपको क्या देता है, यूवी रेडिएशन देता है, तो ये आपको यूवी रेडिएशन देता है। फिर उसके बाद बाल्मर सीरीज आया, बाल्मर सीरीज, यहां पर p की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो नील बोर साहब ने ये समझाने की कोशिश करी कि बाल्मर सीरीज की जो रेडिएशंस निकल रही थी वो क्यों निकल रही थी। उनका ये कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर किसी शेल से सेकंड शेल पे जंप करता है, कहां से, आउटर किसी शेल से सेकंड शेल पे जंप करता है, तो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की क्या जनरेट करता है, वेव्स जनरेट करता है। तो भैया अगर ऐसा देखा जाए तो फिर मैं बोलूंगा कि अगर मैं देखता हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी ऑर्बिट से, है ना, कोई भी nth ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, तो वह अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जंप इमिट करता है। तो इसीलिए इस सीरीज को नाम दिया गया बाल्मर सीरीज। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, है ना, बाल्मर सीरीज। हम तो ऑर्बिट के उसके हिसाब से देख रहे हैं, मगर हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बाल्मर सीरीज सबसे पहले आई थी। फिर उसके बाद बारी आती है पैस्टन सीरीज की। पैस्टन सीरीज क्या कहता है भैया, कि आप अगर बाहर के किसी ऑर्बिट से, बाहर का कोई भी चलेगा, ना मसल में, बाहर का कोई भी चलेगा, तो बाहर के किसी ऑर्बिट से जब आप जंप करते हैं थर्ड इनर ऑर्बिट में, तो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं पैस्टन सीरीज। ये आपको क्या, कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हमें देता है विजिबल स्पेक्ट्रम। और ये कौन सा स्पेक्ट्रम देता है बेटा आपको, इंफ्रारेड, ये आपको देता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आगे फिर आया ब्रैकेट सीरीज। तो कौन बताएगा क्या रहेगा उसका, बाहर के कोई भी ऑर्बिट से, यानी p की वैल्यू कहां आएगा 4 और n की वैल्यू 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो फिर 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और ये आपको क्या देगा फिर से, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ऑफ्रंट सीरीज सबसे लास्ट में, है ना, यहां p इक्वल्स टू क्या रहेगा 5, n इक्वल्स टू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो फिर वो क्या करेगा, फिर 1 लैम्बडा इक्वल्स टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और ये आपको क्या देता है, फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये आपको देगा फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में आपको। तो अलग अलग टाइप के सीरीज आपने देखा। अब देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसमें दो खास पॉइंट नोट करने लायक है ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देने लायक है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट ऑर्बिट से जंप करते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम adjacent shell, longest wavelength radiation is emitted। जब कोई इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट ऑर्बिट से जंप करता है, यानी कि तुमसे कहा जाए कि बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करो, बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर, तो बोले बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बोले वो कैसे निकलेगी, बोले एडजेसेंट ऑर्बिट से जंप करेगा, यानी 3 से 2 पर आएगा, तो बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। अच्छा, लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी, जब सेकंड से फर्स्ट पे आएगा। पैस्टन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी, 4 से 5 पे आएगा, है ना, समझ में आया ना। तो जब भी कोई ऑर्बिट एडजेसेंट ऑर्बिट से जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करता है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से जंप करता है, when an electron jumps from infinity, it emits shortest
वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन। तो वो क्या इमिट करता है बेटा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करता है। आई बात समझ में? अब देखो ये सर कैसे, अब आप कैसे बोल रही है तो यहीं से जंप कराना। अरे बेटा देखो यहाँ मुझे एक बात बता, चल सब लोग सब छोड़ो, अभी ध्यान दो। तुमने देखा यहाँ पर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा, फिर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा, तुमको नहीं लगता ये जो एनर्जी गैप है ये कम है? ये एनर्जी गैप कैसी है? कम है। और ये एनर्जी गैप क्या है? बढ़ते, मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ से अगर जैसे ही वो बाहर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी गैप क्या होगा? बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बाहर जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच नू ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाय लैम्बडा। ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? डेल्टा ई होती है ना, एनर्जी गैप ही होता है ना, ये है ना, ई एन माइनस ई पी की वैल्यू होती है ना वो एच नू, तो डेल्टा ई होता है एच सी बाय लैम्बडा। तो तुम खुद देखो यहाँ पर कि डेल्टा ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, यानी अगर डेल्टा ई ज्यादा है तो लैम्बडा छोटा है, अगर डेल्टा ई सबसे ज्यादा है तो लैम्बडा सबसे छोटा है, और डेल्टा ई सबसे कम है तो लैम्बडा सबसे ज्यादा है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो सबसे कम एनर्जी गैप कितना हो सकता है? थर्ड से सेकंड पे। अब भाई तीसरे से दूसरे पे जंप करेगा, ये सबसे छोटा ही है ना रास्ता, तो ये सबसे छोटा एनर्जी गैप है, तो यहां पर वेवलेंथ तुमको सबसे बड़ी मिलेगी। अगर वो इन्फिनिटी से जंप कर रहा तो एनर्जी गैप तो सबसे ज्यादा है, तो भैया वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जनरेट कर रहा है। आई ना बात समझ में? तो अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए ये फलाना फलाना ढिमकाना कि तुम भाई वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा? इन्फिनिटी से उस ऑर्बिट में, है ना, समझ में आया? और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला तो एडजेसेंट ऑर्बिट। पहले देखना कौन सा बोला, लाइमन बोला क्या? सेकंड से फर्स्ट। बाल्मर बोला क्या? थर्ड से सेकंड। पैस्टन बोला क्या? फोर्थ से थर्ड। आई समझ में आपको बात? ठीक है, लिख डालो पूरा। तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ पैस्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। पैस्टन सीरीज मतलब कहां से कहां, कौन सा डेस्टिनेशन, कौन सा ऑर्बिट होता? थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट 3 लाइन्स मतलब 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, ये पहले 3 लाइन्स होंगे ना आपके, तो उसके आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। देखो तो पहला P इक्वल्स टू 3, N इक्वल्स टू 4, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू R, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू R, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 9। 16 माइनस 9 कितना होता? सॉरी 7, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 9, 1.09, क्योंकि रेडबॉक कांस्टेंट नीचे आ जाएगा ना, इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये समझेगा खेल क्या हुआ? तो 9 हाँ कर सकते हैं ना उसको, 9.912 एंगस्ट्रॉम डिग्री, ये अमजद होगा। खोल, जी बोलिए। ये लो, ये है चेयर्स, नहीं ये साबित है, तो फिर ऊपर से ला दो। दरवाज़ा बंद कर दे बेटा, और यहीं से बोल सकता था वो क्या शौक है खोलने का दरवाजे, पता नहीं। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1.09 इंटू 10⁻7, बट अपन अप्रोक्सीमेशन में इसको 1 भी तो ले सकते। अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 1 इंच ले लो ना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हाँ, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अपने पूरा डिराइव करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। 1.09 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, सब करके देखो, है ना। मगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अप्रोक्सीमेशन में इसको 1 ले लो,
और फिर आएगा 16 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 7। देखो कितना आता है 16 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7। uh, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7 20.57। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लेके देखते हैं क्या आता आंसर है। वैसे तो सॉरी अप्रॉक्सीमेटली लिए पर ने तो आया 20.571 और इंटू 10⁻⁻, ये आ जाएगा -7, है ना। अब अगर मैं इसको एक्यूरेट सॉल्व करता तो क्या आता, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 1.09 डिवाइडेड बाय 7। अबे नहीं रे, इतना फर्क थोड़ी आएगा, 18.87। फिर से देखता मैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1.09, नहीं आ रहा है 18.87 आ रहा है, 18.87 आ जा रहा है। नहीं इसको भाई हाँ ना 144 डिवाइडेड बाय 1.09 करना, 18 पॉइंट, हाँ माइन्यूट है वो एक देखा है तो, मगर वो तो भी लिख लो भाई 18.87 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, 18.87 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ये आ रहा लैम्बडा फर्स्ट उसका। सेकंड का देखो फिर क्या आएगा, P इक्वल्स टू 4 N इक्वल्स टू 5, तो 1/λ इक्वल्स टू R 1/16 माइनस 1/25, तो वो हो जाएगा R 25 माइनस 16 ओ सॉरी यार ये 3 to 5 रहेगा, ये 9 माइनस 25, तो 25 माइनस 9 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 25, तो फिर लैम्बडा आ जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 25 R इंटू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, करो 9 मल्टीप्लाई बाय 25 जो कि कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 1.097 to 7 into 16, टू 225 डिवाइडेड बाय 1.09 डिवाइडेड बाय 16, 12.90 आ रहा। तुम्हारा क्या है अप्रोक्स में, (12.90 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। तीसरा वाला आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, है ना। अब अगला 6 to 3 वाला है, वो तुमने खुद कर ले, अगला वाला खुद कर लेना आपने, समझ में तो आ गया होगा आपको। पहले P की वैल्यू 3 4 3 5, अब 3 6, वो तुमने खुद कर लेना फिर। नेक्स्ट देन अब देखो ये वाला वंस अगेन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, स्टेट बोर्ड का है, सेम क्वेश्चन है। यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम। अब फर्स्ट 4 जैसे कि आपने अभी किसका निकाले, पेस्टन सीरीज का, वैसे किसका निकालना है, लाइमन सीरीज का, यानी 2 to 1 लेकर, 3 to 1 लेकर, 4 to 1 लेकर एंड 5 to 1 लेकर। समझ में आया आपको, तो ये खुद आप कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे इस पे,
भाई कर लेना याद से, स्टेट बोर्ड का बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे को आएगा, तो ट्राई कर लेना, भले ही नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से एक बार। चलिए, ये है क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ present in Paschen series of spectral lines। तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है इन द Paschen सीरीज। थर्ड वाले का देखता हूं मैं, थर्ड वाले का आंसर कहाँ है? (1.094 into 10⁻⁻⁶). चलिए, अब अपने को ये बोला गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द Paschen सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ होता है? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है? एडजेसेंट ऑर्बिट से। अब बात किसकी चल रही है? आपके Paschen सीरीज की, है ना? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसका कब आएगा? जब वो नहीं, ये कौन सा है? लॉन्गेस्ट ही शॉर्टेस्ट है, तो इन्फिनिटी से जंप करेगा जब। हाँ, तो मैं बोलूंगा भैया ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है, तो भैया P इज इक्वल्स टू 1 और N इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर? इन्फिनिटी। तो भैया ठीक है, 1/λ इक्वल्स टू R 1/P, नहीं P इज इक्वल्स टू 3 आएगा, सॉरी 1/λ R 1/P का स्क्वायर माइनस 1/N का स्क्वायर 1/λ इक्वल्स टू R क्या रहेगा? 1 जो भी है डालेंगे, उसको बाद में डाल देंगे वैल्यूज की, और 1/P का स्क्वायर यानी कि 1/9 माइनस 1/∞। अच्छा, 1/∞ कितना होता है? 0, तो ये तो 0 हो गया। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R/9। तो लैम्बडा इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? R यानी कि 1.097 इंटू 10⁻⁷/9। देखो कितना आता तो, नाइन बाई आर रहा, क्योंकि वही तो बहुत बड़ा हो जा रहा हो, तो वेवलेंथ तो बड़ी हो जा रही है उल्टा। नाइन अपॉन 1.097 इंटू 10⁻⁷। चलो करो बेटा सॉल्व। वो 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 8.20 आ रहा है एग्जैक्ट, 8.2041 या 42 -7। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ in Balmer series? What is the ratio of shortest wavelength to the longest wavelength in Balmer series? Balmer series में shortest wavelength to longest wavelength का रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है। अब देखो,
अगर मैं देखूं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है बाल्मर सीरीज का, जब वो इन्फिनिटी से जंप करता है। फॉर बाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्बडा एस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्बडा एस इज इक्वल्स टू आर, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 4 9 जा 36। हाँ इन्फिनिटी से शॉर्टेस्ट चल रही है अपनी बारी है ना, लॉन्गेस्ट का हुआ था। तो ये हो जाएगा r बाय 4। तो लैम्बडा एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 बाय r। और फिर मैं अगर बात करूंगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो 1 अपॉन लैम्बडा एल इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन पी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्बडा एस इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। r 9 माइनस 4 यानी कि 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 36। तो लैम्बडा एस इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय r। अब अपने को क्या करना है, इसका ही रेशियो लेने का है। एक मिनट, अब इसका रेशियो लेना है कि शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट है कि लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। तो 36 अपॉन 5r अपॉन 4 बाय r, कटा कटा है ना। लैम्बडा एस कितना है, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट है ना, 36 बाय 5r। अरे क्या है रे यार ये, तो 4 बाय r 36 अपॉन 5r, 4 1 जा 4 9 जा यानी 5 बाय 9 आता हूं, 5 बाय 9। ठीक है, दिस मच इज इनफ, क्योंकि बाकी सब वैसी क्वेश्चन है जैसे लाइमन सीरीज का, बाल्मर सीरीज का, पैस्टन सीरीज का, ब्रैकेट सीरीज का, ऐसी पूछे हुए सारे सवाल। और देखो एक खास बात यहाँ पर, एक चीज़ जो मैंने आपको बताना रह गया था, बाल्मर सीरीज की जो आपकी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होती है, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, उसे हम लोग कहते हैं एच अल्फा लाइन। क्या कहते हैं? एच अल्फा लाइन। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन को जो कहा जाता है एच बीटा, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन को कहा जाता है एच गैमा, और फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन को कहा जाता है एच डेल्टा। तो अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन, है ना, तो वो कहाँ से कहाँ आ रहा हो, थर्ड से सेकेंड पे। एच बीटा लाइन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो वो कहाँ से आ रहा है, फोर्थ से सेकेंड। इसी बाल्मर सीरीज का नामकरण किया हुआ है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा, एच डेल्टा। आई बात समझ में? डायग्राम में है दिया हुआ, मैंने बताना भूल गया था तुमको पढ़ाते वक्त। तो आपको जो नोट्स है उसमें प्रॉपरली मेंशन है, उसमें क्लियरली कट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एच अल्फा है, क्या एच बीटा है। और शायद मुझे लगता कि मैंने जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज़ की वो बताया था डायग्राम, उसमें था वो मेंशन। देखो पलटा के स्पेक्ट्रल सीरीज़ का जो डायग्राम बनाया था फोटोग्राफिक प्लेट पे, उस पर था वो एच अल्फा लिखा हुआ ऊपर वाले कॉर्नर पे, है ना। स्पेक्ट्रल सीरीज़ किस में होंगे, आई थिंक स्पेक्ट्रल सीरीज़ और पीछे वो फोटोग्राफिक प्लेट वाला, हाँ, एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा, एच डेल्टा, एच इन्फिनिटी करके होगा फिर आखिरी में, है ना। ठीक है, अब बस बचा है एक सेशन इसका, फिर ये चैप्टर होता, मतलब अगला लेक्चर जब भी होगा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद फिर से 4-5 दिन न्यूक्लियर चैप्टर, वो भी निपट जाएगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर लेगा 8 से 10 दिन, बहुत अगर खींचे तो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए उसमें वो भी लेना पड़ेगा ना, ट्रांजिस्टर का भी पार्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, तो फिर वो भी जल्दी 8-10 दिन में ख़त्म। फिर वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स।